नमस्कार मित्रों, अतुल आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम आस्था शर्मा है। चलिए आज की अभ्यास सीरीज़ के एमसीक्यू प्रश्न स्टार्ट करते हैं। जैसा कि सबको पता है कि प्रीलिम्स 2023 बहुत ही नज़दीक है और प्रीलिम्स की तैयारी हर रोज़ हो सके, इसलिए ये अभ्यास सीरीज़ आप लोगों के लिए लाई गई है ताकि डेली न्यूज़ करंट अफेयर्स जो हैं वहाँ से जो भी विषय चर्चा में रहते हैं जिनसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है, तो वहीं से क्वेश्चंस फ्रेम करके आप लोगों के लिए लाए जाते हैं ताकि आप लोग ये पता लगा सकें कि क्वेश्चंस किस प्रकार से फ्रेम होते हैं। चलिए हमारे पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ज़ीलैंडिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ज़ीलैंडिया क्या है, इसके बारे में देखते हैं। पहला कथन है, ये एक लंबा सकरा सूक्ष्म महाद्वीप है जो ज़्यादातर दक्षिण प्रशांत महासागर में डूबा हुआ है। ये गोंडवाना से अलग होना शुरू हुआ था और धीरे धीरे लहरों के नीचे डूब गया, जिसे 94% से अधिक भूभाग पानी के नीचे था। इसे दुनिया के 8वें महाद्वीप के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसमें पूछा है कौन से कथन सही हैं। हमारे तीनों ही कथन बिल्कुल सही हैं, इसलिए हमारा विकल्प डी सही हुआ। चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि ज़ीलैंडिया क्या है। तो 7 महाद्वीप के बारे में तो सभी जानते हैं, जिसमें से एक हमारा एशिया भी है जहां पर हम सब रहते हैं, ठीक है। लेकिन जो ये 8वां महाद्वीप है, ये जो हमारा 8वां महाद्वीप है ज़ीलैंडिया, इसके बारे में अभी तक ज़्यादा कुछ जानकारी है नहीं, इसीलिए लेकिन अभी ये चर्चाओं में है। तो देखते हैं कि ये क्या है, कहाँ पर स्थित है और कब ये पाया गया था। ये एक लंबा सकड़ा सूक्ष्म महाद्वीप है जो ज़्यादातर दक्षिण प्रशांत महासागर में डूबा हुआ है। 105 मिलियन वर्ष पहले गोंडवाना से अलग होना शुरू हुआ था, जो मेन गोंडवाना महाद्वीप था जहाँ से सारे महाद्वीप अलग अलग हुए हैं, वहाँ में से ये भी अलग होना शुरू हुआ था। पर ये धीरे धीरे लहरों के नीचे डूब गया, ऊपर नहीं आया, इसलिए 94% जो भाग है वो पानी के नीचे है। ये दुनिया का 8वां महाद्वीप है ऐसा माना जाता है। ज़ीलैंडिया का वह हिस्सा जो पानी के ऊपर है, न्यूजीलैंड के उत्तर और दक्षिण द्वीपों के साथ साथ न्यू कैलेडोनिया द्वीप की नींव बनाता है, ठीक है। पहली बार अस्तित्व में 1942 में आया था, जब कोई डच व्यवसायी हैं उन्होंने दर्ज किया था, जब वो महान दक्षिणी महाद्वीप या टेरा ऑस्ट्रेलिया को खोजने की मिशन पर थे। तो ये जो ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पर न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड के पास में ही यहाँ पर ज़ीलैंडिया है। ये 94% तो पानी के अंदर है, लेकिन इसका कुछ भाग जो ऊपर है वो कोई न्यू कैलेडोनिया द्वीप की जो है नींव बनाता है, जो न्यूजीलैंड के द्वीपों में से एक है। तो अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क IEPF के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह एक अमेरिकी नेतृत्व वाली पहल है जिसका उद्देश्य भाग लेने वाले देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। यह एक मुक्त व्यापार समझौता है। इसमें से पूछा है कौन से कथन सही है। हमारा सिर्फ पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है, इसलिए हमारा सही विकल्प हुआ विकल्प ए। चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। विकल्प ए सही है। ये एक यूएस नेतृत्व वाली पहल है जिसका उद्देश्य भारत प्रशांत क्षेत्र में लचीलापन, स्थिरता, समावेशिता, आर्थिक विकास, निष्पक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए भाग लेने वाले देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। इसे 2021 में 1 दर्जन शुरुआती साझेदारियों के साथ लॉन्च किया गया था, जो मिलकर विश्व जीडीपी के 40% का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये मुक्त व्यापार समझौता नहीं है। FTA जो अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं कि भारत ने इस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया या फिर ये इसके साथ में मुक्त व्यापार समझौते के चर्चाओं में है, तो जैसे भारत UK, भारत दुबई, तो इन सब के साथ FTA अभी चल रहा है। लेकिन ये जो हमने इस प्रश्न के अंदर देखा है, ये मुक्त व्यापार समझौता नहीं है, बल्कि ये
सदस्यों को इच्छित भागों पर वार्ता करने की अनुमति देता है। वार्ता 4 मुख्य स्तंभों पर होती है: आपूर्ति श्रृंखला, लचीलापन, स्वच्छ ऊर्जा, डिकार्बोनाइजेशन, बुनियादी ढांचा, कराधान और भ्रष्टाचार विरोधी, और निष्पक्ष और लचीले एग्रीमेंट्स हो, समझौते हो। इस स्तंभों पर ये वार्ता होती है। चलिए हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में समाचारों में देखा गया किरणन क्या है? इरेडिएशन क्या है? मानव त्वचा और पौधों के सूर्य की यूवी किरणों का प्रभाव, दुश्मनों को निशाना बनाने के लिए मिसाइलों में उच्च ऊर्जा विकिरण का उपयोग, जीव या कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए एक्स किरणों, गामा किरणों, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और अन्य स्रोतों से उच्च ऊर्जा विकिरण का उपयोग, क्षुद्र ग्रहों का मुकाबला करने के लिए अंतरिक्ष यानों में उच्च ऊर्जा विकिरण का उपयोग। तो हमारा यहाँ पे सही विकल्प है विकल्प सी कि किरणन क्या है? जीव या कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए एक्स किरणों, गामा किरणों, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या अन्य स्रोतों से उच्च ऊर्जा विकिरण का उपयोग। तो इस तरीके से जो भी फलों के अंदर या कहीं पे भी कोई भी तरीके के ऐसे चीज़ें होती हैं उनको ख़त्म किया जा सके। ठीक है, ये तो हमने पढ़ ही लिया। इसके अलावा खाद्य किरणन क्या होता है? वह प्रक्रिया जिससे भोजन और खाद्य पैकेजों को आयनकारी विकिरणों के संपर्क में लाया जाता है ताकि उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाई जा सके और भोजन को खराब करने वाले सूक्ष्म जीवों और अन्य किरणों को नष्ट किया जा सके। इसे कोल्ड पैस्चराइजेशन भी कहा जाता है क्योंकि ये बिना ऊष्मा के बैक्टीरिया को मारता है। तो किरणन देख लिया। खाद्य किरणन क्या है? खाद्य किरणन है कि भोजन और जो खाद्य पैकेज हैं उनको बिना गर्म किए इन किरणों के संपर्क में लाया जाता है। जैसे ये खाद्य पैकेज है, इस पे एक्स रेज, गामा रेज, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन जैसी कुछ रेज फेंकी जाएंगी ताकि इसमें जितने भी बैक्टीरियाज हैं, सूक्ष्म जीव हैं, उनको नष्ट किया जा सके और ये ज़्यादा शेल्फ लाइफ यानी ज़्यादा दिनों तक ये रखा जा सके। अगर ये 6 माह रखा जाता है तो ये 1 साल तक स्टोर किया जा सके, इसलिए ये खाद्य विकिरण यूज़ किया जाता है। इसे कोल्ड पैस्चराइजेशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें किसी भी खाद्य सामग्री को गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऊष्मा के बिना बैक्टीरियाज को मारा जाता है। चलिए हमारे प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। सिरेमिक रेडॉन प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये दुनिया भर में मिसाइलों को ज़्यादा गर्म होने से बचाने के लिए अत्याधुनिक तकनीक है। रेडॉन ऐसी संरचना या बाड़े होते हैं जिन्हें एंटीना या संबंधित इलेक्ट्रॉनिक्स को आसपास के वातावरण और बारिश, यूवी प्रकाश आदि जैसे तत्वों से बचाने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। इनमें से कौन से कथन सही नहीं है, ये हमसे पूछा है। दोनों ही कथन बिल्कुल सही है, इसलिए हमारा डी विकल्प सही हुआ कि ना तो पहला कथन गलत है ना ही दूसरा कथन गलत है। इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं और सिरेमिक रेडॉन प्रौद्योगिकी के बारे में जानते हैं। तो जैसा कि हमने विकल्प ए में देखा कि ये मिसाइलों को ज़्यादा गर्म होने से बचाने के लिए यूज़ की गई अत्याधुनिक तकनीक है। वर्तमान में सिरेमिक रेडॉन को अनुसंधान केंद्र इमारत द्वारा स्वदेशी रूप में विकसित किया गया है, जिसे भारत के मिसाइल शास्त्रागार ने विकसित किया है। ठीक है, रेडॉन में एक ऐसी संरचना या बाड़े होते हैं जिन्हें एंटीना या संबंधित इलेक्ट्रॉनिक्स को आसपास के वातावरण, बारिश, यूवी प्रकाश आदि तत्वों से बचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यानी कोई इलेक्ट्रॉनिक्स है या कोई एंटीना है तो उसके ऊपर इसे लगाया जाएगा ताकि कोई भी बारिश या फिर किसी भी प्रकार का प्रकाश हो तो उससे इस इलेक्ट्रॉनिक्स या एंटीना को बचाया जा सके। तो इसीलिए इस रेडॉन नाम की चीज़ को लगाया जाता है। सेरामिक क्या होता है? गैर धातु और कार्बनिक ठोस पदार्थ है जो आमतौर पर प्राकृतिक मिट्टी या अन्य खनिजों को उच्च तापमान पर गर्म करके बनाया जाता है, यानी मिट्टी के बर्तन, टाइलें। आपने सिरेमिक यूटेंसिल्स का नाम सुना होगा, सिरेमिक के बर्तनों का नाम सुना होगा। तो रेडॉन और सिरेमिक दोनों को मिलाकर ये जो चीज़ बनाई गई है कि ये सिरेमिक लेप रेडॉन में मिला के इसको लगाया जाएगा। तो इससे जो मिसाइलें हैं जो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती हैं, जब अगर कोई मिसाइल लॉन्च होगी तो अत्यधिक गर्मी वहाँ पर होती है, तो उसी गर्मी से बचाने के लिए ये तकनीक इस पर यूज़ की जाती है। ठीक है, सिरेमिक क्या होते हैं? उत्कृष्ट इंसुलेटर होते हैं और उच्च तापमान का सामना कर सकते हैं और इनको गर्म होने से बचाना है, तो इस प्रकार से इस प्रौद्योगिकी का उपयोग होता है।
हमारे अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में पूछा गया है कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म या कार्बन टैक्स क्या है। आयातकों या गैर यूरोपीय संघ के निर्माताओं को यूरोपीय संघ की सीमा के भीतर बेचने वाले सामानों से जुड़े कार्बन उत्सर्जन के लिए भुगतान के लिए लगाया गया कर, उत्पादकों या गैर यूरोपीय संघ के निर्माताओं को यूरोपीय संघ की सीमा के भीतर बेचने वाले सामानों से जुड़े कार्बन उत्सर्जन के भुगतान के लिए लगाया गया कर, कार्बन फुटप्रिंट को बेअसर करने के लिए दुनिया भर के सभी उत्पादकों पर लगाया गया कर, कार्बन फुटप्रिंट को बेअसर करने के लिए भारत में सभी उत्पादकों पर लगाया गया कर। यहाँ पे पूछा है कौन सा विकल्प कार्बन टैक्स क्या है, तो हमारा पहला विकल्प बिल्कुल सही है कि यूरोपीय संघ में ये कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म या कार्बन टैक्स लगाया गया है। चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म या कार्बन टैक्स क्या है। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म एक ऐसा कर है जो आयातकों या गैर यूरोपीय संघ के निर्माताओं को यूरोपीय संघ की सीमा के भीतर बेचने वाले सामानों से जुड़े कार्बन उत्सर्जन भुगतान के लिए लगाया जाता है। ठीक है, यानी जो यूरोपियन संघ में काम निर्माता नहीं है या बाहर से आए हैं जो आयात करते हैं और वहाँ पर सामान बेचते हैं, तो उनके ऊपर ये कार्बन उत्सर्जन के भुगतान के लिए लगाया गया कर है। अमेरिका में भी ये 1 अक्टूबर 2023 से अपने संक्रमणकालीन चरण में लागू होगा, यानी धीरे धीरे इसको फिर लगाया जाएगा। अमेरिका में भी इस तरह की योजनाएं बन रही हैं कि मुद्रास्फीति न्यूनीकरण अधिनियम अमेरिका को उच्च उत्सर्जन वाले सामानों के आयात पर कार्बन शुल्क लगाने को यूरोपीय संघ की योजना में शामिल होने की उसकी नकल की अनुमति देगा। महत्व क्या है, ये 27 सदस्यीय ब्लॉक में प्रवेश करने वाले उच्च कार्बन फुटप्रिंट आयात पर शुल्क लगाने का प्रयास करता है, गैर यूरोपीय संघ में स्वच्छ औद्योगिक उत्पादन को प्रोत्साहित करता है। आज की हमारी अभ्यास सीरीज के 5 एमसीक्यू प्रश्न यहाँ पर समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और हमारी इस वीडियो सीरीज़ को देखने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।